जब से इसराइल और ईरान की जंग स्टार्ट हुई है, हर कोई ये जानना चाहता है कि अगले कुछ दिनों में गोल्ड, सिल्वर और शेयर्स किस दिशा में जाने वाले हैं और आखिर इस जंग में भारी कौन पड़ रहा है। तो शुरू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जंग स्टार्ट क्यों हुई और इसका इंडिया पर और इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट पर क्या फर्क पड़ने वाला है। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर नारे लगने लगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। जाहिर सी बात है कि ये चीजें यूएसए और इसराइल को पसंद बिल्कुल नहीं आएंगी। यूएसए और इसराइल के लिए अगर इस्लामिक कंट्रीज में कोई खतरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, कुवैत, इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इसराइल को या यूएसए को थ्रेट कर सके। लेकिन ईरान रेगुलर यूएसए और इसराइल को ललकारे जा रहा था। यूएसए और इसराइल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसलिए यूएसए और इसराइल हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक दिया जाए। 2015 में बराक ओबामा ने ईरान से एक डील साइन की, जिसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर बनाने के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता ही रहा। 2018 में ट्रंप ने ओबामा की हुई डील को तोड़ दिया और कहा कि ये दुनिया की सबसे वर्स्ट डील थी। और खुलेआम ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता रहा तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। और उसके बाद से ही ईरान पर आए दिन कोई न कोई सैंक्शन लगते चले गए। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक दिन में शुरू हो गई, बल्कि इसके तार पुराने और पीछे से जुड़े हुए हैं। 2023 में हमास और हिजबुल्लाह ये दो ग्रुप हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इसने इसराइल पर अटैक किया तो इसराइल ने इन दोनों ग्रुप के अगेंस्ट जंग और वॉर डिक्लेयर कर दी। 2025 में भी इसराइल और ईरान के बीच एक बड़ी जंग चली जो अमेरिका के समझौते से खत्म हुई। ये जंग पूरे 12 दिनों तक चली और इसमें ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें इसराइल की तरफ दाग दी थी, जिससे इसराइल भी हैरान होकर रह गया था। जो चिंगारी पीछे भड़क चुकी थी उसी चिंगारी को आग में बदला यूएसए और इसराइल ने मिलकर। 28 फेब को यूएसए और इसराइल ने मिलकर कंबाइन एक ईरान पर अटैक किया, जिसके अगेंस्ट में ईरान ने पलटवार किया। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की इस हमले में डेथ हो गई। यूएसए और इसराइल को लगा था कि जैसे आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ होगी और जो नई रिजीम बनेगी उसमें जो भी लीडर बनेगा वो अमेरिका और इसराइल का पपेट बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और यूएस के जितने भी कमांडर फौजी अड्डे थे गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो कुवैत में हो गए, ओमान में हो गए, सऊदी अरबिया में हो गए या यूएई में हो गए, उन सारों पर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया और साथ साथ में इसराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल को लगा था कि शायद कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान के रिटेलिएशन ने और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका और इसराइल को भी हक्का बक्का कर दिया। और जो जंग शुरू हुई थी कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, वो अमेरिका खुद कह रहा है कि 3 से 4 हफ्ते ये चल सकती है। लेकिन आखिर इस जंग में भारी पड़ कौन रहा है और इस जंग में जीत किसकी होगी, चलो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस जंग में भारी पड़ कौन रहा है। ईरान अपने ज्यादातर अटैक ड्रोन से कर रहा है, जिस ड्रोन की मार्केट में कीमत $20,000 है। लेकिन उस ड्रोन को रोकने के लिए जो इंटरसेप्शन मिसाइल यूएई, कतर, कुवैत द्वारा यूज की जा रही है, उस मिसाइल की कीमत $4 मिलियन है। यानी एक 20,000 के ड्रोन को रोकने के लिए $4 मिलियन रुपए खर्च हो रहे हैं। और सच्चाई ये भी है कि इन गल्फ कंट्रीज के पास इंटरसेप्शन मिसाइल बहुत ज्यादा बची नहीं है। हो सकता है अगले 4 से 5 दिनों में ये मिसाइलें खत्म हो जाएं। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान के पास रिपोर्ट में तो ये बताया जा रहा है कि 60 से 80 हजार तक ड्रोन रखे हुए हैं। यानी ईरान के पास ड्रोन की कोई भी कमी नहीं है। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके उसको तबाह करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पूरी तरीके से तबाह हो नहीं पाई। और कल ही ये न्यूज आई कि ईरान में एक अर्थक्वेक भूकंप आया है। बहुत से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ईरान ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कंट्रीज ने जो अपने परमाणु बम के परीक्षण किए हैं, जिसके नतीजे में जमीनी जलजले देखे गए हैं। तो लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि वो नेचुरल अर्थक्वेक हो
या ये भी हो सकता है कि ईरान ने चुपके से अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर ली है और यूएसए और इजराइल को शायद इस बात की भनक भी नहीं है। वैसे यूएस ये बात तो कह चुका है कि ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से सिर्फ 6 महीने दूर था, तो हो सकता है ईरान ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया हो। जब जंग स्टार्ट हुई और आयतुल्ला खुमैनी को मार गिराया, तब ये अंदाजा लगने लगा कि शायद ये जंग बहुत लंबी अब चलने वाली है नहीं और ईरान अपने आप को बहुत जल्द सरेंडर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे चली है, इजराइल और यूएसए को एहसास हुआ है कि ये जंग बहुत जल्दी अब खत्म होने वाली नहीं है और इसका अंदाजा शेयर मार्केट से भी हो जाता है। मंडे को जब इंडियन शेयर मार्केट ओपन हुई थी तो वो ओपन भले बहुत नीचे हुई, लेकिन उसने अच्छी खासी रिकवरी कर ली और शाम में जब अमेरिकन मार्केट ओपन हुई तो अमेरिकन मार्केट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी और ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की तो शेयर मार्केट ने भी अपने रिएक्शन दिखाने शुरू कर दिए और सिर्फ अमेरिकन मार्केट ही नहीं, यूरोप मार्केट भी 2-2, 2.5-2.5, 3-3% नीचे खुली है। भले उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन वो रिकवरी ऐसी नहीं है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि सब कुछ ठीक होने वाला है। इंडियन मार्केट भी 4 मार्च को जब ओपन हुई तो 2% नीचे ओपन हुई और अभी तक मार्केट रिकवर नहीं कर पाई है। इससे अंदाजा तो ये लगता है कि शेयर मार्केट को ये आभास हो गया है कि ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है और ये जंग इतनी सीधी नहीं है जितना सीधा इसको समझा जा रहा था। अब अगले कुछ दिनों में गोल्ड, सिल्वर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ऑयल और इन सारी चीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बात तो क्लियर है कि जितनी जंग चलती रहेगी शेयर मार्केट क्रैश होता रहेगा और नीचे की तरफ जाता रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक अच्छे माहौल और एक अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। जब तक जंग चलती रहेगी शेयर मार्केट रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी जरूर 4 से 5% की करेक्शन आई है, नीचे गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जंग आगे बढ़ती चली जाएगी तो गोल्ड और सिल्वर रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि जब भी पूरी दुनिया में क्राइसिस का टाइम आता है उस समय गोल्ड और सिल्वर ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब भी अगर जंग आगे की तरफ बढ़ती है तो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर रिकवर करेंगे और ये ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो हो सकता है कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन देखने में नजर ना आए, लेकिन अगर जंग चलती है तो बिटकॉइन में भी ठीक ठाक करेक्शन देखने को अब भी मिल सकती है। अगर इंडिया की मार्केट को देखें तो इंडिया के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे ही ईरान ने ये अनाउंस किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने वाला है, उसके बाद ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और वो $80 पर बैरल तक टच कर चुके हैं। हो सकता है कि अगर ये जंग चली तो वो 100 बैरल तक भी पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वो समुद्री रास्ता है जिसके थ्रू दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया में 20% ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का 50 से 60% ऑयल इसी रास्ते से होकर आता है। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो अपना सारा ऑयल इसी रास्ते के थ्रू एशिया, यूरोप, इंडिया और दूसरे मुल्कों तक पहुंचाता है। तो अगर ये रास्ता बंद होगा तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका लग सकता है और अगर ऑयल की प्राइसेस महंगी होती हैं तो ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन और महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें ऑयल से ही चल रही हैं। अगर ऑयल महंगा होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जाएंगी। इस जंग का एक इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि इंडियन रुपीज डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता चला गया है। 92 रुपीज पर डॉलर पार कर चुका है और हो सकता है और वीक होता चला जाए अगर ये जंग चलती रहेगी। ओवरऑल इस जंग के इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहे हैं और जितनी लंबी ये जंग चलेगी और जितना ज्यादा ईरान रिटेलिएट करेगा और जवाबी कार्रवाई करता रहेगा, उतना ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट सफर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।